मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही सर। है? आधा कैबिनेट सेक्रेटरिएट की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जो भूमिका है उसके विषय में ये क्या है, और इसको जानने के लिए हमें कुछ आधारभूत चीजों को जानना आवश्यक है। वो चीजें, आधारभूत चीजें क्या है कि भारत में जो प्रणाली है शासन की, लोक प्रशासन हमारा जो चलता है, उसकी जो प्रणाली है वह संसदीय शासन प्रणाली है। हमारी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो निर्णायक भूमिका होती है वह होती है मंत्रिमंडल की। और संसदीय शासन व्यवस्था में अ, संसदीय शासन व्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण, ये सारी बातें मैं आवृत्ति कर रहा हूं, मैंने केंद्रीय सचिवालय में भी पढ़ाया बताया, और मैंने पीएमओ बढ़ाते हुए भी आपको बताया। तो ये मौलिक बातें जानना जरूरी है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था का नाम, भाई साहब मेरी क्लास चल रही है, क्लास के बाद मैं जस्ट बात करता हूं, क्लास समाप्त करके मैं बात करता हूं। जो केंद्रीय सचिवालय है उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको केंद्रीय सचिवालय हमने जाना, प्रधानमंत्री का कार्यालय जाना, और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ अब हम लोग मंत्रिमंडलीय सचिवालय। तो इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को, सचिवालय की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें जरूरी है कुछ आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेस है, जो फंडामेंटल चीजें हैं, उसको जानने की आवश्यकता है। तो उस फंडामेंटल चीज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वह संसदीय शासन प्रणाली है। और मैंने पहले कहा था कि संसदीय शासन प्रणाली की बहुत कुछ बातें रीति रिवाज और परंपराएं से चलती हैं। मैंने बताया कि यह ब्रिटेन से ली गई प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम या पश्चिम की मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहते हैं। इसमें रीति रिवाज परंपराओं का बड़ा योगदान है, और बहुत कुछ भाग आज भी भारत में संविधान में परिचर्चा होने के उपरांत भी बहुत कुछ अंश रीति रिवाज परंपराओं का है। और मुझे यह कहते हुए, कहने में, यह बात, तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने में, उस बात को मैं आपको बीए प्रथम वर्ष की कक्षाओं की याद दिलाता हूं, उस ओर मैं चलता हूं कि बीए प्रथम वर्ष की कक्षाओं में आपने ब्रिटेन, जहां से ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, जहां से हम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम या पश्चिम की मंत्रिमंडलीय प्रणाली ग्रहण की है, वहां पर आपने उस संविधान के विशेषता में ही पढ़ा है। कन्वेंशन, रीति रिवाज और परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आपने उस संविधान का उस साइलेंट फीचर पढ़ते हुए, संविधान की मुख्य विशेषताओं को पढ़ते हुए आपने जाना कि ब्रिटेन की संविधान में रीति रिवाज परंपराओं का विशिष्ट स्थान है, एक स्पेसिफिक स्टेटस है वहां की रीति रिवाज परंपरा का। और इसीलिए कहा गया, डाइसी जैसे विद्वान ने कहा था कि यह संयोग और विवेक का सच शिशु है, और इसका क्रमशः धीरे धीरे स्लोली स्लोली डेवलप हुआ है। वह एकाएक किसी संविधान सभा का परिणाम ब्रिटेन का संविधान नहीं है। तो जब संविधान सभा का परिणाम नहीं है, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है, एक दिन का वह परिणाम नहीं है। तो वैसे में जो चीजें ब्रिटेन के लोगों को अच्छी लगी, ब्रिटिश वासियों ने उन अच्छी चीजों को ग्राह्य कर लिया और अपने संविधान का अंग बना लिया। तो वहीं से जो ये निकली हुई व्यवस्था है मंत्रिमंडलीय प्रणाली, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था इसलिए भी एडाप्ट कर ली कि हमने ब्रिटेन के हम लोग गुलाम थे, थोड़ा सा शब्द ठीक नहीं लगता है, हम पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे, उनकी कोलोनियल गवर्नमेंट थी। तो उस कोलोनियल गवर्नमेंट में स्वतंत्रता का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता का मुक्ति संग्राम लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों ने, हमारे भारतवासियों ने बहुत कुछ
संसदीय शासन व्यवस्था से सीख लिया था। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ, हमारी सॉवरेनिटी हुई, हम सॉवरेन स्टेट हुए, हम संप्रभु राज्य हुए, भारत को संप्रभु राज्य जब का अस्तित्व प्राप्त हुआ, तो भारत ने इसीलिए संसदीय व्यवस्था को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, एडाप्ट कर लिया कि हम लोगों ने बहुत मात्रा में रीति रिवाज अरे ब्रिटेन से सीख लिया था, उनके फंक्शन जान लिए थे, उसको किस प्रकार शासन करते हैं। तो मैं हमारे लिए, भारत के लिए कौन सी प्रशासनिक प्रणाली उपयुक्त होगी, उस प्रणाली को कैसे हमें ग्रहण करना है, वह प्रणाली हमारे कितने अच्छे ढंग से काम आएगी, ये सारी बातें हमने रीति रिवाज परंपराओं से ब्रिटेन से सीख लिया था, उसका अनुभव भी हमें था। इसलिए भारत में संसदीय लोकतंत्र को हमने स्वीकार कर लिया। अब बात आगे चलती है कि यह संसदीय शासन व्यवस्था है क्या। तो जैसा ब्रिटेन में वास्तविक संवैधानिक प्रधान वहां का राजा है, इंपरर है, वहां का किंग है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जब, ये सब कैसे आया इसकी कहानी आप सब जानते हैं। इसके पीछे का जो वैचारिक दर्शन है, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, इसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है, वो सब आपको पता है, उसके पीछे का उद्देश्य। क्योंकि ब्रिटेन अपने राजतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तित कर रहा था। तो इसलिए ब्रिटेन में आवश्यक था कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जो चुनी हुई संस्था है, मंत्रिमंडल है, उसको उन्हें सुदृढ़ करना था। उसी में सारा पावर ट्रस्ट करना था, उसी में सारी शक्ति निहित करनी थी। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाना था। इसलिए संवैधानिक प्रधान इंपरर या राजा को बना दिया, लेकिन वास्तविक शक्तियां ब्रिटेन के लोगों ने अपने पास रख ली। ये ब्रिटेन के संविधान की बड़ी विशिष्ट विशेषता है। और ठीक वही चीज हम भारत में ले आते हैं कि भारत में भी हमारा संवैधानिक जो प्रधान होगा वह राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अब यहां एक चीज मैं और बताऊंगा कि हमारा राष्ट्रपति दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होता है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं। 2 लोकसभा के एंग्लो इंडियन सदस्य और 12 नॉमिनेटेड सदस्य जो होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो यहां पर भी हमने वही स्थिति लाई है कि हमने संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति को बनाया, राष्ट्रपति को हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। और एक प्रश्न आपको बता दूं उसके लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, कि 2013 में सर एक्सीलेंसी शब्द था, जिसको हिंदी में हम लोग कहते थे महामहिम। वो शब्द अब प्रचलन से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विशेष अध्यादेश से, विशेष कार्यालय ज्ञाप से, एक उनके ऑफिस ऑर्डर से सर एक्सीलेंसी या हिंदी में महामहिम शब्द का प्रयोग समाप्त कर दिया गया है। ये 2013 का वो शासनादेश है। और इसके बाद हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट और माननीय राष्ट्रपति जी कहा जाता है। इसी तरह ऑनरेबल गवर्नर कर दिया गया है, माननीय राज्यपाल जी, और सर एक्सीलेंसी महामहिम शब्द हटा दिया गया। तो एक छोटे से जीएस में आपकी वृद्धि हुई और आप इसको नोट कर लेंगे। तो हमारा जो संवैधानिक प्रधान होता है वो माननीय राष्ट्रपति हैं, और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल में निहित होती है। ये चीजें मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल, और जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और वहां पर सत्ता 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जहां पर भी संसदीय लोकतंत्र है वहां सत्ता 2 भागों में विभक्त है, एक वास्तविक सत्ता और एक नाम मात्र की सत्ता। एक जिसे हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं और एक को कहते हैं रियल एजुकेटिव, एक को कॉन्स्टिट्यूशनल या सिंबॉलिक एजुकेटिव, नाम मात्र की सत्ता या संवैधानिक सत्ता। क्योंकि अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इसी परामर्श के अनुसार कार्य करेगा।
माने राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही शासन करेगा। तो ये चीज स्पष्ट हो गई कि संसदीय शासन व्यवस्था की जो सबसे विशिष्ट विशेषता है वह यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की जो शक्ति, जो सत्ता है वो दो भागों में विभक्त है, एक संवैधानिक या नाम मात्र की सत्ता और एक रियल एजुकेटिव या वास्तविक सत्ता। तो वास्तविक सत्ता मंत्रिमंडल में निहित होती है। इसलिए इसके बाद एक चीज और महत्वपूर्ण चीज जानने की है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 और उसका उप अनुच्छेद 3 77(3) में यह प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभागों की स्थापना कर सकता है। तो 77(3) ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी सुविधा के लिए, प्रशासन की बेहतरी के लिए, लोक प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभागों का पोर्टफोलियो बना सकता है, विभागों की स्थापना कर सकता है। और इसीलिए तीन चीजें अब आपके मस्तिष्क में, दो चीजें स्पष्ट हैं। केंद्रीय सचिवालय, इस मंत्रिमंडल से निकल करके जितने मंत्री अपने अपने ऑफिस में जाते हैं उन सारे ऑफिसों के समूह को केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। और जिस ऑफिस में जाकर के मंत्रिमंडल से निकल करके सारे मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री और उनको सहायता और सहयोग देने के लिए जितने मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर को सहयोग करते हैं। ये जिस घर में जाकर बैठते हैं उसे सचिवालय कहते हैं। कहीं रेल मंत्रालय का सचिवालय है जिसे रेलवे बोर्ड कहते हैं बोलचाल में, और वो बोर्ड सचिवालय नहीं बल्कि बोर्ड कहलाता है। गृह मंत्रालय है, राजभाषा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है। ये मंत्रिमंडल से मंत्री निकल करके जाते हैं और अपने अपने विभाग के विकास कार्यों को संपादित करते हैं, नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं और प्रशासन के सारे काम संपन्न करते हैं। लेकिन उनका जो नाभिक है, जो न्यूक्लियर है, जो उनकी केंद्रीय स्थिति है, जहां सैद्धांतिक रूप से नीति निर्माण और निर्णय निर्माण किया जाता है, जहां एज ए डॉक्ट्रिन, जहां पर डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग होती है, उस बॉडी का नाम है मंत्रिमंडल। यद्यपि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, केवल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि अगर 352 के अंतर्गत कोई आपात उपबंध लगता है जिसमें बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण, पहले आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक अशांति थी, उसके स्थान पर अब शब्द जोड़ दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। अगर कोई रिवोल्ट हो जाता है आर्म्स के साथ, अगर सशस्त्र विद्रोह होता है, तो 352 अगर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगता है तो उसमें लिखा गया है कि कैबिनेट, पहली बार कैबिनेट शब्द का प्रयोग वो भी संवैधानिक संशोधन से आया है, 46वें संवैधानिक संशोधन से। उसमें कहा कि यह मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के लिखित परामर्श पर ही लगाया जाएगा, अन्यथा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था, मंत्रिमंडल के विषय में परिचर्चा की गई है, लेकिन पूरा संविधान मंत्रिमंडल के अधिकार और शक्तियों के बताने में मौन है। प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्ति के विषय में संविधान कुछ नहीं कहता है, और वही भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो ये बारीक बातें आपको समझाते समझाते, आपको कम्युनिकेट करते आप सब समझ गए हैं। तो मेरे कहने का अर्थ और अभिप्राय है कि सैद्धांतिक दृष्टि से कार्यपालिका की समस्त शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है, और उसकी आत्मा या उसका जो न्यूक्लियर पार्ट है, उसका जो केंद्र है, उसको कहते हैं, उसके चेयरपर्सन को प्रधानमंत्री। तो संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाती है। यह मैंने आपको पीएमओ में बताया है, और उसी कारण से पीएमओ की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो मैंने कहा
कि इस संसदीय शासन व्यवस्था में रीति रिवाज परंपराओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति शासन करेगा, और इसी में प्रधानमंत्री का को अद्वितीय शक्तिशाली बना दिया गया है। लेकिन मंत्रिपरिषद के परामर्श से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन वास्तविक है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक हमेशा नहीं होती है। जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग, जो नीतियों का निर्माण और निर्णयों का निर्माण करने वाला संस्थान है, वह मंत्रिमंडल कहलाता है। अभी अभी मैंने बताया कि पूरे संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द आया है, अन्यथा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी कभी केवल बैठती है, बाकी केवल बैठक पूरे भारत के प्रशासन को संचालित करने का दायित्व मंत्रिमंडल या अंग्रेजी में कैबिनेट पर है। कैबिनेट ही नीति निर्माण और निर्णय निर्माण करता है। तो कैबिनेट ये शब्द और इसके द्वारा लिया गया निर्णय ये रीति रिवाज परंपरा से है। इसका संवैधानिक शुरू के संविधान में कहीं चर्चा नहीं की गई, केवल एक बार उल्लेख भर किया गया है 352 में। अन्यथा उस शब्द का हर जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद शब्द का ही प्रयोग किया गया है, वही प्रचलन में है। लेकिन रीति रिवाज परंपरा के अनुसार संसदीय लोकतंत्र संचालित होता है। संसदीय प्रशासनिक प्रणाली संचालित होती है। इसलिए कैबिनेट की अत्यंत निर्णायक भूमिका होती है, सैद्धांतिक है। लेकिन इसके पहले मैंने पीएमओ पढ़ा दिया था, इसीलिए कि पीएमओ बहुत शक्तिशाली है, उसके कारण भी बताए थे। प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, और प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का कारण भी आपको मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री के चेहरे के आधार पर हर पार्टी अपना प्रधानमंत्री का चेहरा, अपना प्रत्याशी सामने रखती है, और उसी पर देश की जनता, राज्य की जनता, भारतीय गणराज्य की जनता मतदान करती है। इसलिए प्रधानमंत्री लोकप्रियता में सबसे ऊपर होता है। और जो भी प्रधानमंत्री होता है, अभी आपने पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री की चर्चा सुनी होगी, किस प्रकार उन पर थ्रेट, उनका काफिला रोका गया और थ्रेट था और पंजाब सरकार निष्फल रही। यह बताता है, यही तथ्य कि सबसे जो शक्तिशाली पद है वो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के यह देश, इस देश का प्रशासन और इस देश के लोग, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, कोई भी व्यक्ति, चाहे अभी सुश्री मायावती ने और सारे प्रतिपक्ष ने एक स्वर में कहा कि यह उस सरकार की विफलता है। तो प्रधानमंत्री का पद, इससे आप समझ गए कि कितना किसी राष्ट्र में, राज्य में जहां संसदीय शासन प्रणाली है, वह बहुत ही विशिष्ट और निर्णायक होता है प्रधानमंत्री का पद। और इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रभावी हो जाती है, डोमिनेंट पोजीशन में होता है। लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत के अनुसार सैद्धांतिक तथ्य यह है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की भूमिका, सिद्धांत यह है कि संसदीय लोकतंत्र में जो भी प्रशासन किया जाता है वह किसके माध्यम से किया जाता है? मंत्रिमंडल के माध्यम से किया जाता है। मंत्रिमंडल ही सारी शक्तियों का स्रोत है, वहीं सारी शक्तियां निहित होती हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और सैद्धांतिक रूप से और संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा में कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का अंग वही व्यक्ति हो सकता है जिसे प्रधानमंत्री से गहरी दोस्ती हो, प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं। और क्योंकि आप 74 में जाइए, 75 में जाइए, तो उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह शब्द, यह वाक्य और वाक्य का यह स्वरूप, वाक्य का यह विन्यास, यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री से किसी प्रकार से डिसएग्री है, असहमति रखता है, मतभेद रखता है, मनभेद रखता है संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में, उसे मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री के निर्णय का पूरे मंत्रिमंडल में कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन सैद्धांतिक देश का प्रशासन चलाता है, लेकिन व्यवहारिकता का शक्ति और यथार्थ है कि ये सारे निर्णय पीएमओ ऑफिस में हो जाते हैं, केवल मुहर लगाने के लिए ही आते हैं। लेकिन मैंने कहा
कि प्रधानमंत्री के चरित्र पर, उनके उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, प्रधानमंत्री कार्यालय बड़ा होगा या मंत्रिमंडल कार्यालय बड़ा होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह बहुत कुछ निर्भर करता है प्रधानमंत्री के राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक प्रशासनिक विवेक और राजनीतिक चातुर्य पर। कितना उसमें पॉलिटिकल क्लेवर है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेवर है, कितनी प्रशासनिक चतुरता है, कितनी राजनीतिक चातुर्य है, प्रशासनिक चातुर्य है, इसी बात पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिमंडल को अधिक महत्व देता है या पीएमओ से ही सारा काम कर लेता है। मैं ये नहीं कहता, पहले मैंने बात आपको बताया था, इसको आप प्रश्न के प्रत्युत्तर में लिख भी सकते हैं कि नेहरू, पंडित नेहरू अत्यंत लोकतांत्रिक चरित्र के व्यक्ति थे, इसलिए वो पीएमओ ऑफिस को महत्वपूर्ण और निर्णायक नहीं बनने दिए अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में, बल्कि जो भी निर्णय होता था वो मंत्रिमंडल में होता था। अपनी संसदीय लोकतंत्र की रीति रिवाज और परंपरा से हट करके पंडित नेहरू ने अपने से मतभेद और मनभेद रखने वाले लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। मैंने बताया था कि आज राष्ट्रवाद जिस पर भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवाद के शिखर पुरुष, उनको अपने मंत्रिमंडल में रखा था। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से गहरे असहमति होते हुए भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल का अनिवार्य भाग बनाया था। तो ये सारा कुछ निर्भर करता है, ये सारा कुछ निर्भर करता है कि किस प्रकार का चरित्र है, किस प्रकार का उनका नेचर। लोकतंत्र में विश्वास है, राजनीति के मूल्यों में भी विश्वास है, स्वस्थ रीति रिवाज परंपराओं में विश्वास है। उस हिसाब से वो पीएमओ को और इसकी भूमिका को बदलते बदलते रहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि मिसेस गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट सा कर दिया था मंत्रिमंडल सचिवालय को और मंत्रिमंडल की प्रणाली को। सारा निर्णय पीएमओ हाउस में ही हो जाता था, पीएमओ ऑफिस में हो जाता था, प्रधानमंत्री के कार्यालय में हो जाता था। केवल औपचारिकता की पूर्ति करने के लिए, मुहर लगाने के लिए दे दिया जाता था। और ये बात सच है कि जब 352 नाफिज किया गया, 352 का 352 का जब कंप्लायंस हुआ इमरजेंसी का, तो उसमें केवल और केवल इंदिरा गांधी और पीएमओ हाउस और उनके बेटे संजय गांधी का योगदान था। मंत्रिमंडल को तो उसको जानकारी भी नहीं थी। लेकिन कई प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने एक स्वस्थ परंपरा विकसित की, न तो पीएमओ को आगे बढ़ने दिया, न तो मंत्रिमंडल, बल्कि दोनों में एक स्वस्थ एक कोऑर्डिनेशन किया, एक स्वस्थ समन्वय किया, एक सुंदर सा समन्वय स्थापित किया और देश के प्रशासन को चलाया। यह कोऑर्डिनेशन आपको थोड़ा सा राजीव गांधी में भी दिखाई देता है, बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के कार्यकाल में भी, क्योंकि लोक प्रशासन की दृष्टि से बीपी सिंह से भी शानदार कार्यकाल रहा है। कभी चर्चा करेंगे। और अभी जब उदारीकरण आपको पढ़ाएंगे, प्रशासन में उदारीकरण का इम्पैक्ट, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा विशिष्ट योगदान है श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का इस देश के प्रशासनिक इतिहास में। कम कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, गुलजारी लाल नंदा और एच.डी. देवगौड़ा साहब के कार्यकाल से विशिष्ट और निर्णायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सबको गर्व है कि वो उत्तर प्रदेश से थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से थे, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी थे, और उन्होंने जो अद्भुत कार्य किया, जो उदारीकरण के लिए और हमारे लिए, जो उस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन उनका कार्यकाल स्वर्णिम अध्याय है चंद्रशेखर जी का प्रशासन की दृष्टि से। और बाकी कार्यकाल एक इंदिरा जी को छोड़ दिया जाए, इंदिरा जी और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में पीएमओ बहुत निर्णायक स्थिति में आ गया, उसकी भूमिका अत्यंत निर्णायक हो गई। लेकिन अन्य जो कार्यकाल है उसमें प्रधानमंत्री की कार्यालय की भूमिका और मंत्रिमंडल की भूमिका में एक समन्वय का सदैव प्रयास किया गया। अटल जी में वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, वर्तमान प्रधानमंत्री में और अधिक दिखाई देता है। बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा जी के कार्यकाल में भी वही समन्वय था। चौधरी चरण सिंह साहब का 28 दिन का मात्र कार्यकाल का, सब में एक समन्वय सा दिखाई देता है। लेकिन
अद्भुत समन्वय अब दिखाई देता है। इतना शक्तिशाली, पॉपुलैरिटी का इतना वोट पाते हुए 2/3 मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है अकेले भारतीय जनता पार्टी की, तब भी गठबंधन को लेके चलते हैं और पीएमओ को बहुत आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पीएमओ और मंत्रिमंडल सचिवालय में एक समन्वय का भाव दिखाई देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय ब्रिटिश अनुभव का ही अनुकरण है। ब्रिटिश से ही हमने उधार में लिया है। इसका भाग्य राजनीतिक कार्यकारी के उतार चढ़ाव और विशेषकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ बदलता रहा है। यह बात कह रहे हैं, यह इंडिया टुडे में ये आलेख के रूप में आया था। भट्टाचार्य जी का ये लेख था, उसमें ये कहा गया एक अद्भुत एक वो प्रधानमंत्रियों के विजडम पर है, विवेक पर है कि वो समन्वय रखते हैं या पीएमओ को अधिक बढ़ा देते हैं मंत्रिमंडल के। लेकिन सिद्धांत में ये सारा काम मंत्रिमंडल से ही संपन्न होता है। इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की निर्णायक भूमिका होती है, वही प्रशासन का केंद्र होता है। तो भारत में कैबिनेट की कार्यकुशलता तथा प्रशासन की सुव्यवस्था बहुत कुछ मंत्रिमंडल सचिवालय पर निर्भर करती है। अब मंत्रिमंडल सचिवालय के विषय में एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक चीज है कि भारत का वह सौभाग्यशाली आईएएस अधिकारी होता है जो मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग लेता है और उसका एजेंडा लिखता है। प्रधानमंत्री जी बोलते जाते हैं और वो एजेंडा लिखता है कि आज कौन सा निर्णय लेना है, किस विषय पर चर्चा होनी है, वो सारे बिंदु एजेंडा तय करना, कार्रवाई कैसी होगी, मंत्रिमंडल प्रशासन के लिए क्या निर्णय लेगा, उस निर्णय को लिखने के लिए सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, जैसे प्रधान का आप लोग उत्तर प्रदेश के गांवों को देखते होंगे तो सेक्रेटरी साहब एक गांव के बोलचाल की भाषा में, हमारे भोजपुरी में भी सेक्रेटरी साहब कहा जाता है, अवध में भी वो प्रचलन में है, बुंदेलखंड में भी है, हर जगह प्रचलन में है और पश्चिम में होगा। जो सेक्रेटरी होता है प्रधान की, जो पंचायत की बैठक होती है, ग्राम पंचायत की बैठक होती है, गांव सभा की बैठक होती है, तो दोनों में वो बैठ करके एजेंडा लिखता है, कार्रवाई को लिपिबद्ध करता है। ठीक वही स्थिति उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी, सौभाग्यशाली आईएएस अधिकारी की होती है कि वह मंत्रिमंडल के बैठकों में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, उसके बैठकों में वह बैठता है और उसकी कार्रवाई को लिपिबद्ध करता है, एजेंडा निर्धारित करता है जिस पर मंत्रिमंडल निर्णय लेता है। तो प्रधान मंत्रिमंडलीय सचिव की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन बाद में जैसा कि आपने देखा 1977 में प्रधानमंत्री कार्यालय नामकरण हुआ और उससे पहले भी पीएमओ हाउस की भूमिका बहुत प्रभावी हो जाती है। केवल नेहरू का कार्यकाल अपवाद है कि उन्होंने उसकी भूमिका को सीमित रखा। बाकी अब आज भी अद्यतन स्थिति यह है कि दोनों में गुड कोऑपरेशन है, पीएमओ ऑफिस में और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, लेकिन मंत्रिमंडलीय सचिवालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपूर्व और अद्भुत समन्वय है। परंतु फिर भी सारे निर्णय प्रधानमंत्री अपने विवेक से ले लेते हैं, औपचारिकता ही की पूर्ति होती है और मंत्रिमंडल का यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिमंडल की, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका अर्थ होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि वह सरकार तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा के बहुमत को ही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। तो मंत्रिमंडल में सब कुछ सर्वसम्मति से लिया जाता है। यह प्रधानमंत्री के चरित्र पर है कि अपने से थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा रखने वाले व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में रखे या न रखे और उसके बाद को महत्व दे या न दे। आज वर्तमान मंत्रिमंडल में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा दिखाई नहीं देती है। इंदिरा जी के कार्यकाल में प्रतिस्पर्धा थी, नेहरू के कार्यकाल में प्रतिस्पर्धा थी, शास्त्री जी के कार्यकाल में भी प्रतिस्पर्धा थी। शास्त्री जी को चुनौती स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी दे रही थी, लेकिन अब इस मंत्रिमंडल में कोई चुनौती देने वाला नहीं है। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक संरचना भी दूसरे ढंग की है। वहां व्यक्ति की नहीं, विचारों की चलती है और कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े पद को धारण कर सकता है। वह एक सांस्कृतिक संगठन से जुड़ा हुआ पार्टी है
और वह उसको की चाबी पीछे से कसती रहती है कि यहाँ पर कोई वंशवाद नहीं चलेगा, कोई परिवारवाद नहीं चलेगा, कोई किसी प्रकार का क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायवाद नहीं चलेगा। जो भी चलेगा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भारत की आदि सनातन परंपरा में है, सबको साथ लेके चलने की, उसी के अनुसार चलेगी। और अब समन्वय सा दिखाई देता है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की संसदीय लोकतंत्र में विशिष्ट स्थिति होती है, वो देश का नेता होता है, उसी के आधार पर मतदाता हमारा कौन प्रधानमंत्री होगा, यह बात जो मतदान करने वाला मतदाता जब लोकसभा का निर्वाचन करने जाता है तो उसे मालूम होता है। और आज ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में होंगे उसकी घोषणा हो चुकी है। यही मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है। 1961 के अधिनियम से विभाग बनाए गए और मंत्रालय बन गए। केंद्रीय सचिवालय में विभिन्न मंत्रालय हैं, उनके बीच समन्वय होता है। और मैंने बताया कि केंद्रीय सचिवालय और वर्तमान प्रधानमंत्री में ये बड़ा है। मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के एक तरह से अब अधीन हो गया है। सैद्धांतिक रूप से तो मजबूत होता है, लेकिन स्थिति है कि मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री जो भी प्रस्ताव रखता है, सारा मंत्रिमंडल उसी के अनुरूप कार्य करता है, उसका कोई विरोध नहीं करता है। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल जो ये वो राजनीतिक प्रमुख है मंत्रिमंडल के, और जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, जिसे हम मंत्रिमंडलीय सचिव कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मंत्रिमंडलीय सचिव वो भाग्यशाली व्यक्ति, आईएएस अधिकारी होता है, जो मंत्रिमंडल के बैठकों में बिना निर्वाचन के ऐसे ही भाग लेता है। और जहां भारत का भाग्य लिखा जाता है, जहां पर प्रशासन का निर्णय होता है, उसमें वो सहभागिता करता है, उसका एजेंडा लिखता है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडलीय सचिवालय का मैंने जैसे बताया कि मंत्री सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। प्रधानमंत्री जैसा डायरेक्शन दे देता है, जैसा उसकी इच्छा होती है, मंत्रिमंडल वैसा ही निर्णय लेता है, उसके विपरीत निर्णय नहीं लेता। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961, जिसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया, अधिनियम था, उसी के अनुसार भारत के औपनिवेशिक शासन में ही कार्य का आवंटन कर दिया गया। फिर 77(3) में कहा गया कि राष्ट्रपति अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यों का विभाजन कर सकते हैं। 1961 में प्रशासन का एक अध्यादेश अधिनियम आया, जिसमें विभागों की का गठन किया गया। मंत्रालय और मंत्रिमंडल के जो भेद विभेद कभी कभी होते थे, उनको समाप्त किया गया। कई मंत्रालयों की संरचना हुई और सीधे निर्णय पहले मंत्रिमंडल में न हो करके वो प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है। यह यथार्थ स्थिति है, सिद्धांत की स्थिति है कि वो सारे कार्य पहले मंत्रिमंडल में ही नीति संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, जिसे हम मंत्रिमंडलीय सचिव कहते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, और जिसे हम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं। और मंत्रिमंडल सचिवालय का मुख्य काम क्या होता है, इसके प्रधान सचिव का, मंत्रिमंडल के सेक्रेटरी का काम क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची, एजेंडा आज क्या है, क्या किन किन एजेंडे पर मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, उस एजेंडे को तैयार करना। मंत्रिमंडल की बैठकों में अगर मंत्रिमंडल की बैठकों के वाद विवाद तथा निर्णय और निश्चयों का अभिलेख तैयार करना, क्या उसमें बातचीत हुई है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको रखना। मंत्रिमंडल समितियों, मंत्रिमंडल द्वारा अब मंत्रिमंडल में भी कई समितियां होती हैं, रक्षा आंतरिक सुरक्षा समिति होती है, परमाणु ऊर्जा की समिति होती है। उसके बीच समन्वय स्थापित करके प्रशासन का उचित निर्णय लेना है। जैसे खेल मंत्री, कृषि मंत्री, ये उसमें कोई निश्चित नहीं है, वो प्रधानमंत्री के विवेक पर है। छोटी छोटी समितियां प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बना लेते हैं। तो वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, निर्णय लेना होता है तो प्रधानमंत्री को परामर्श कर देते हैं।
तो यह मंत्रिमंडल सचिवालय इसकी भी व्यवस्था करता है कि जो 2 मंत्री, 3 मंत्री, 4 मंत्री, 5, 8, 10 मंत्रियों का समूह किसी महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए अगर बनाया गया है, तो उसके काम धाम की देख रेख करना, केयर टेकिंग करने का काम भी मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल इसके बाद संसद में किस प्रकार विधि निर्माण हो, कोई विधि बनानी है तो संबंधित मंत्रालय किस प्रकार विधि का प्रस्ताव रखेगा, वो मंत्री, जैसे कृषि बिल रखनी है तो कृषि मंत्री रखेगा। इसकी मॉनिटरिंग भी मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा की जाती है। कौन सा निर्णय रखा जाएगा, कौन सी विधि बनेगी, कौन सी विधि नहीं बनेगी, इसका निर्णय भी मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। फिर मंत्रिमंडल विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का काम करता है और सारे आंकड़े इकट्ठे करता है कि गृह मंत्रालय में क्या है, रक्षा मंत्रालय में, सारे मंत्रालयों को के बीच एक समन्वय का काम करता है। परमाणु ऊर्जा आयोग अति गोपनीय है, वो सीधे पीएमओ में आता है, उसकी सूचना भी लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको छोड़ करके सारे मंत्रालयों के लिए आंकड़ा, विचार, सिद्धांत, तथ्य को एकत्रित करने का काम यही मंत्रिमंडलीय सचिवालय के द्वारा किया जाता है। सारे डाटाज इकट्ठा करना, उसके लिए संगठन बनाना, जैसे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे पूरा करना है, रक्षा सौदा करना है, सुपरसोनिक खरीदने हैं, तो उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसकी भी केयर टेकिंग करने का काम यह मंत्रिमंडल सचिवालय ही करता है। तो यह इतने 8-10 महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल सचिवालय भारत का प्रशासनिक निर्णय निकाय है, प्रशासन लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, उसी के द्वारा भारत का संपूर्ण प्रशासन संचालित किया जाता है। इसलिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय की भूमिका अत्यंत सैद्धांतिक रूप से, यही भारत के संविधान में भी इसकी परिचर्चा की गई है। लेकिन भारत के संविधान में स्थान स्थान पर रीति रिवाज परंपराओं को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जैसे कहा गया कि प्रधानमंत्री को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अरे राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा। अब यहां परंपराओं को जीवित कर दिया गया, सिद्धांत में कहा गया, और ये क्या है, रीति रिवाज परंपराओं से है कि मंत्रिमंडल के निर्णय को मानेगा राष्ट्रपति, और इसी तथ्य को का संवैधानिक उल्लेख कर दिया गया है। तो यह रीति रिवाज परंपराओं के रूप में भी है और भारत के संविधान में भी है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय को मंत्रिमंडल के समक्ष जितने विषय होते हैं, क्या उसको निर्णय लेना है, उसको रखता है। संसद में किस तरह कौन विधेयक बनेगा, इसकी तैयारी करता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद को संबोधित करेंगे, इसके विषय में भी सारे उनके अभिभाषण को तैयार करने का काम मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। विदेश के साथ संधि, समझौता, विचार विमर्श, वाणिज्य आदान प्रदान, यह भी निर्णय इस पर भी देख रेख का काम मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। संसद का कब अधिवेशन समाप्त होगा, कब प्रारंभ होगा, कब संसद सत्र में होगा, कब संसद का विश्रांति काल होगी, अवकाश होगा, यह भी निर्णय, इस पर भी काम करना मंत्रिमंडल सचिवालय ही करता है। राज्यों की जो प्रांतों की सरकार है या कुछ संघ राज्य हैं, उनसे संवाद करके उनके प्रशासन में संघीय स्तर पर प्रशासनिक जो क्या देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, उनके विकास कार्यों के विषय में बातचीत करना, केंद्र सरकार का संज्ञान लेना, यह सब मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा भंग होगी, कार्यकाल पूरा होगा तो औपचारिक लोकसभा को भंग करना होगा, इसके विषय में भी सारा दस्तावेज तैयार करने का काम मंत्रिमंडल करता है। कोई सरकार बीच में ही लोकसभा में अविश्वास के प्रस्ताव पर गिर जाती है, तो ऐसे समय पर अगर आवश्यक होता है तो लोकसभा को भंग करना पड़ता है। तो यह भी कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय ही तैयार करता है, फिर उसे मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को भेजता है।
तो विभिन्न मंत्रियों द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं, वो निर्णय उचित हैं, कितने दिए गए हैं, मंत्री ने निर्णय लिया है अपने विभाग के लिए, तो वो क्या लागू हुआ, कितना लागू नहीं हुआ, इसकी देखरेख, इसकी भी खोजबीन या अन्वेषण करने का काम भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की स्थापना करने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो मैंने ये बताया कि यह उसके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये 8-10 महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के कार्य हैं और मंत्रिमंडल का सचिवालय अत्यंत महत्वपूर्ण है देश के प्रशासन के लिए। विदेशों में होने वाले सारे जितने विदेशों से संपर्क होगा, उसमें निर्णायक भूमिका में मंत्रिमंडल सचिवालय होता है। कल हम लोग मिलेंगे 6 बजे और कल इस पर और चर्चा करके और जो बचा हुआ भाग है उसको लिखा देंगे। आशा है मूल बातें मंत्रिमंडल सचिवालय की आज पूरी होती हैं और आशा है कि ये सारी चीजें आप